तो एमसीयू में हमने बहुत से विलन्स देखे हैं एंड आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से 10 सबसे पावरफुल विलन्स को रैंक करेंगे। हम इन विलन्स को एमसीयू फीट्स एंड इनके पावर लेवल के हिसाब से रैंक करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। फटाफट से अपने फेवरेट विलन का नाम कमेंट में लिख दो एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि मैंने कभी नहीं बोला लेकिन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना। लेकिन खैर नंबर 10 पे है रोनन। तो रोनन को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा, जहाँ पे ये गार्डियंस के खिलाफ था। रोनन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस है, तो वहीं पे इसके पास इसका कमाल का वेपन कॉस्मी रोड है। रोनन के पास पावर स्टोन है, लेकिन अगर हम इस पावर स्टोन को हटा भी देते हैं तब भी इसका वेपन यूनिवर्सल वेपन है, जिसकी हेल्प से ये आराम से कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है मैटर को, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है एंड टाइम मोशन डिस्प्लेसमेंट फील्ड जनरेट कर सकता है। इसके अलावा रोनन सिर्फ अपने वेपन पे ही निर्भर नहीं रहता है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी माहिर है, जो हमने ड्रैक्स केस में देखा ही है। नंबर 9 वैनवू। तो वैनवू यानी शैंग-ची के डैड को हमने शैंग-ची मूवी में देखा। ये अपनी टेन रिंग के हेल्प से किसी को भी हरा सकते हैं जो भी इनके रास्ते में आए। वैनवू को सेंचुरीज पहले ये टेन रिंग्स मिली हैं, लेकिन ये अब तक जिंदा है इन टेन रिंग्स की हेल्प से। टेन रिंग्स की हेल्प से वैनवू ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं एंड इन टेन रिंग्स की हेल्प से इसकी स्ट्रेंथ भी एनहेंस्ड होती है। इसके पास एनर्जी ब्लास्ट आते हैं, टेलीपैथिकली कंट्रोल एबिलिटी आती है, प्रोजेक्टाइल आते हैं एंड ये इन्हें डिफेंसिव वे में भी यूज कर सकता है। इन टेन रिंग्स की हेल्प से ही डार्क ड्वेलर को मारा गया था, जो कि 250 मीटर तक लंबा था। ओवरऑल ये रिंग्स की वजह से वैनवू इस लिस्ट में है। नंबर 8 अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने ही बनाया था ताकि इस दुनिया में शांति ला सके, लेकिन अल्ट्रॉन को ये बात पता चलती है कि दुनिया की शांति के बीच जो सबसे आगे खड़ा है वो ह्यूमन ही है, और इसीलिए वो ह्यूमन रेस को ही तबाह करने के लिए निकल पड़ा। उसने एक ऐसा प्लान बनाया कि वो स्कोबिया सिटी को आसमान तक ले जाएगा एंड वहां से ड्रॉप कराएगा एंड तबाही मचाएगा। अल्ट्रॉन के पास स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, फ्लाइट है, वो एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, हाइपोन्यूसिस कर सकता है। ऊपर से अल्ट्रॉन के पास अल्ट्रॉन बोट्स नाम की एक बहुत बड़ी आर्मी है, जिस आर्मी की हेल्प से वो सबको मारना चाहता था। अल्ट्रॉन ने विजन जैसे रोबोट को भी बनाना चाहा था, अगर वो उसमें ट्रांसफर हो गया होता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन अल्ट्रॉन के इन सपनों पे अवेंजर्स ने पानी फेर दिया। खैर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा विजन का नाम नहीं सुना जो व्हाट इफ में था, तो मैं बता दूं कि व्हाट इफ के कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। नंबर 7 द मैड टाइटन। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के इवेंट का विलन थैनोस तो सबको पता ही है। थैनोस इस लिस्ट में इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि मैंने उसके साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐड नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना थैनोस कुछ नहीं कर सकता। हमने देखा था कि अवेंजर्स एंड गेम में मार्वल ट्रिनिटी से अकेले फाइट किया उसने। थैनोस की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए उसकी बॉडी को पेंट्रेट करना भी बहुत ज़्यादा टफ है। उसके पास डबल एज स्वॉर्ड है, जिस डबल एज स्वॉर्ड से उसने वाइब्रेनियम मेटल को काट दिया था। थैनोस के रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा फास्ट थे कि वो कैप, आयरन मैन एंड थॉर के अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर रहा था। थैनोस को शुरू में यही लगता था कि हर जगह बैलेंस लाना है। इस यूनिवर्स में रिसोर्सेज तो बहुत कम है, लेकिन उन्हें यूज़ करने वाला बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आधी दुनिया की पॉपुलेशन को तबाह करना चाहता था। थैनोस अपने इस काम में सक्सेस भी हुआ, लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में सब कुछ चेंज हो गया। नंबर 6 हेला। हेला ओडिन की पहली बेटी है एंड गॉडेस ऑफ डेथ है। हेला इतने सालों के बाद जब आई तो उसने म्योनिर को तोड़ के रख दिया। हम लोगों को ये बात साफ पता है कि उसकी पावर एस्गार्ड से है, लेकिन एस्गार्ड से इतने टाइम तक दूर रहने के बाद भी वो म्योनिर जैसे वेपन को तोड़ सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। हेला एस्गार्ड में इमॉर्टल है, यानी उसे मारा नहीं जा सकता। उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड्स हैं, वो जितने चाहे उतने जनरेट कर सकती है। हेला के पास फाइटिंग स्किल्स एंड रिफ्लेक्सेस हैं, जिन रिफ्लेक्सेस की हेल्प से उसने एस्गार्डियन आर्मी का तबाह किया था। हेला के पास एस्गार्डियन फिजियोलॉजी का एडवांटेज है, जिसके अकॉर्डिंग जिस एस्गार्डियन की एज जितनी ज़्यादा होगी उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए थॉर एंड हेला की फाइट में हेला के पास अपर हैंड था। थॉर ने उसे सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक भी मारा, लेकिन उससे भी हेला को कुछ नहीं हुआ। जिस करेक्टर को ओडिन जैसा बीइंग भी सिर्फ ट्रैप कर पाए और मार ना सके, वो कितनी पावरफुल होगी। नंबर 5 गॉर द गॉड बुचर। तो जिन लोगों को इस बात में डाउट है कि हेला एंड गॉर में ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो वो गॉर है। भले ही यहाँ पे हम कॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूवीज में भी गॉर है। गॉर की गॉड बुचिंग हमें दिखाई नहीं गई है, अगर वो दिखाई दी जाती तो हमें ये बात साफ पता चलती कि गॉर हेला से ज़्यादा पावरफुल है। अपनी बेटी को मरता देख वो फ्लावर गॉड से फाइनली मिलता है। अपने गॉड को देखने के बाद वो उससे भीख मांगता है कि उसकी बेटी एंड परिवार को वापस कर दिया जाए या उन्हें जिंदा कर दिया जाए, लेकिन वो गॉड उनकी कोई बात नहीं सुनता है एंड गॉर को मारने के लिए चल पड़ता है। गॉर को इस टाइम गॉड्स की असलियत पता चलने लग जाती है एंड उसके हाथ में आती है नेक्रो स्वॉर्ड। नेक्रो स्वॉर्ड एक ऐसा वेपन है जिसे नन ने बनाया था सेलेस्टियल्स का सफाया करने के लिए। जैसे ही उसे नेक्रो स्वॉर्ड मिलती है, वो सब गॉड्स को मारने का प्रण लेता है। नेक्रो स्वॉर्ड अपने यूजर के हिसाब से एक बहुत पावरफुल आर्मी
आर्मी को जनरेट कर सकती है। इसके अलावा ये अपने होस्ट को रीजनरेट भी कर सकती है। नेक्रोसवॉर्ड के पास खुद भी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। ये अपने होस्ट की पावर को एनहेंस कर देती है एंड इसके पास शेप शिफ्टिंग भी है। कॉमिक्स में भी 3 थॉर मिलके आए थे तब वो गॉर को रोक पाए थे, जिनमें ओल्ड किंग थॉर भी शामिल था। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हो कि गॉर द गॉड बुचर कितना पावरफुल है। नंबर 4 सर्टर। तो फायर डिनम यानी सर्टर को हमने रैगनरॉक में देखा। रैगनरॉक एक ऐसी दवाई जो कि होके रहेगी। रैगनरॉक यानी सर्टर जब इटर्नल फ्लेम से फुली चार्ज हुआ तो उसने हेला को मार दिया एंड एस्कार्ड को तबाह कर दिया। सर्टर के पास फायर मैनिपुलेशन जैसी पावर है एंड उसके पास ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है। इस ट्वाइलाइट स्वॉर्ड में इतना पोटेंशियल था जिसने पूरे एस्कार्ड को ही तबाह किया। अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से भी वो फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा वो अपने फायर मैनिपुलेशन से खुद को हील भी कर देता है, यानी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। हेला ने जब उसके ऊपर अपने नेक्रोसवॉर्ड से अटैक किया था तो उसके बाद उसकी बॉडी ने हील कर लिया था। ओवरऑल एमसीयू में प्राइम ऑर्डिन को छोड़ के बाकी किसी एस्गार्डियन में अभी इतना दम नहीं है जो सर्टर के आगे टिक भी सके। अब बारी आती है टॉप 3 सुपर विलन्स की। नंबर 3 पे है ईगो द लिविंग प्लेनेट। तो ईगो खुद में ही एक प्लेनेट है एंड स्टार लॉर्ड का डैड है। ईगो एक सेलेस्टियल है, यानी सेलेस्टियल लेवल बीइंग, जिस वजह से ही वो इस लिस्ट में इतना ऊपर है। ईगो की सिर्फ एक ही वीकनेस थी कि अगर उसके कॉर्न में जाके उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो मर जाएगा एंड वैसा ही गार्डियंस ने किया भी। अगर ईगो और स्टार लॉर्ड एक साथ मिल जाते तो वो दोनों ही इमॉर्टल बन जाते एंड उन्हें कभी भी मारा नहीं जा सकता। ईगो की जो सेलेस्टियल पावर है वो स्टार लॉर्ड में भी थी। ईगो अपनी सेलेस्टियल पावर से एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। ईगो की मेन एबिलिटी यही है कि वो प्लैनेटरी लेवल तक मैटर को मैनिपुलेट कर लेता है, जिस वजह से वो इतना पावरफुल है। इसके अलावा उसके पास रीजनरेशन है, वो ट्रीमर्स को जनरेट कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड नॉन सेंटिएंट प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को भी जनरेट कर सकता है। नंबर 2 डोरमामू। डोरमामू यानी रूलर ऑफ द डार्क डायमेंशन को हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में। डोरमामू इतना पावरफुल था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन की हेल्प के बिना वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत इजीली मार देता। टाइम स्टोन की हेल्प से भी वो डोरमामू को सिर्फ लूप में फंसा सका था, ना कि उसे मार पाया था। डार्क डायमेंशन में डोरमामू से पंगा लेना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। इवन डार्क डायमेंशन की हेल्प से वो किसी भी चीज को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने का दम रखता है। इसके अलावा उसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, टाइम ट्रेवल है, टेलीपोर्टेशन है, टेलीपैथिक है, साउल मैनिपुलेशन है, लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन है, डायमेंशनल पोर्टल क्रिएशन है, एलिमेंटल कंट्रोल है एंड वो आर्टिफिशियल लाइफ को भी जनरेट कर सकता है। कॉमिक्स में कई ओकेजन्स में तो ये पावरफुल से पावरफुल सेलेस्टियल से भी ज़्यादा पावरफुल लगा है। ओवरऑल डोरमामू एक बहुत खतरनाक विलन है। तो अब फाइनली नंबर 1 की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि वांडा एंड लोकी यहाँ पे नहीं है तो मैं बता दूं कि लोकी की अगर हम बात करते हैं तो लोकी सुपर विलन नहीं रहा है। हमें नहीं पता कि अब वो हीरो बन चुका है, एंटी हीरो है या एंटी विलन है। और दूसरी ओर वांडा के बारे में तो आपको पता ही है, वो ऐसे तो हीरो ही है लेकिन पता नहीं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे है कैंग द कनकरर या ही हू रिमेन्स। तो ही हू रिमेन्स यानी कैंग यानी नथानियल रिचर्ड इतना जीनियस इसीलिए है क्योंकि ये 30th सेंचुरी से आया था एंड इसके एंसेस्टर थे रीड रिचर्ड्स। इस बंदे की मेन एबिलिटी है इसका दिमाग एंड टेक्नो मैनिपुलेशन। कैंग द कनकरर वो इंसान था जिसने मल्टीवर्स में अपने अलग वेरिएंट्स को एक्सेस किया एंड वहां तक पहुंच भी गया। लेकिन जो मेन यूनिवर्स का कैंग था वो इन सबसे डिफरेंट था क्योंकि उसने अपनी टाइमलाइन को अलग कर लिया था एंड एक सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट की थी। लेकिन हमें पता है कि लॉकी के इवेंट्स के बाद मल्टीवर्स के दरवाजे फिर से खुल चुके हैं, इसलिए एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में हमें कैंग का बहुत एडवांस वर्जन देखने को मिलने वाला है। लेकिन ही हू रिमेन्स भी किसी से कम नहीं था क्योंकि अपने यूनिवर्स में जो कुछ भी होना था वो इसने पहले से ही लिख के रखा था। थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने हैं, फिर उसने फिर से हारना है, वो सब कुछ इसने लिख के रखा था। एंड अगर इसके बावजूद कुछ और होता है तो टीवी उसके लिए ही इसने बनाई थी। जरा एक बार आप खुद दिमाग लगा के सोचो कि अगर ये कुछ भी लिखेगा और वो हो जाएगा तो इसमें कितना पोटेंशियल होगा। इसने जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ होना ही है एंड पत्थर की लकीर ही बन जाएगी और ये सब एबिलिटीज इसे क्रिएटर की तरह भी बना देती है। एंड सिंगल इसी एबिलिटी की वजह से ही हू रिमेन्स यानी कैंग इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। हालांकि बाकी कैंग्स को किस तरह एमसीयू वाले दिखाते हैं वो तो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में ही पता चलेगा। हालांकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर में दिखा एडम वॉरलॉक भी इस लिस्ट में होना चाहिए बट नहीं है क्योंकि एमसीयू में अभी तक हमें उसकी कोई भी पावर फीट्स नहीं दिखा है और तब तक नहीं दिखता है तो उसे लाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन खैर आज का वीडियो तो इतना ही था। अब आप बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपका फेवरेट सुपर विलन कौन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। एंड अगर इस लिस्ट से रिलेटेड आपकी पर्सनल ओपिनियन है तो वो बात भी हमें कमेंट में जरूर शेयर कर देना। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बता देना। एंड अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो वो भी बात हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।